नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है आप लोग का तुर्क अफगान शासक। ठीक है ना, जो आप लोग का ये चैप्टर है। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि आप लोग क्लास 7 हिस्ट्री और आप लोग का जो भी सब्जेक्ट है क्लास 7 का सारा सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, आप लोग जाइए ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ले लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आप लोग को मात्र आपको 101 रुपया में आपको ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर वाला PDF और नोट्स दोनों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट होता है। कहता है फिर से याद करें। याद करना है दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई थी। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एक क्वेश्चन का उत्तर जानते हैं। तो बच्चों जी, आप लोग लिखेंगे यहाँ पर दिल्ली की स्थापना तोमर राजवंश के काल में हुई थी। किस वंश में प्यारे बच्चों? तोमर राजवंश के काल में। मैं आपसे पूछूंगा दिल्ली की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई, आप लोग बोलेंगे तोमर राजवंश में। याद हुआ आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों कि आप लोग का कल मैं सिविक्स का क्लास लिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का। तो उस क्लास को जो बच्चे देखे वो तो अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे। ठीक है, मैं अभी आप लोग का सिविक्स भी पढ़ा रहा हूं, उसके बाद ज्योग्राफी मैं आपको कंप्लीट करवा दिया हूं। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं आप लोग जाकर देखा कीजिए। डेली क्लास आप लोग का 6 PM में होता है। ठीक है, तो आप लोग डेली जुड़ जाया कीजिए समय से। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। लिखेंगे उत्तर में अलाउद्दीन खिलजी के समय गुलाम सेना नायक मालिक है ना काफूर ने दक्षिण भारत पर, ठीक है, विजय प्राप्त की थी। आपका क्वेश्चन क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के समय किस गुलाम सेना नायक ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। आप क्या बोलेंगे बाबू? आप लोग बोलेंगे कि सर अलाउद्दीन खिलजी के समय गुलाम सेना नायक मलिक काफूर ने, कौन? मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ये देखिए हिस्ट्री में थोड़ा रटना पड़ता है क्योंकि आप लोग को देखिए ये सब का बाबू कोई भी समझाने वाला चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए तीसरा देखिए, मूल्य नियंत्रण की नीति किस सुल्तान ने लागू की थी। मूल्य नियंत्रण की जो नीति थी बाबू वो अलाउद्दीन खिलजी लागू किए थे। कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। आप लोग लिख लेंगे ना। चलिए आगे देखिए, कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का निर्माण करवाया था। आप बोलेंगे दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, समझे आप लोग, लिख लेंगे बढ़िया से। चलिए आइए बाबू आगे देखिए, कहता है आप लोग का मिलान करें। मिलान आप लोग को करना है। ये राजवंश का नाम है, ये संस्थापक का नाम है, मतलब कौन सा राजवंश कौन स्थापना किए थे, आपको मिलान करना है। तो चलिए हम मिलान करते हैं। आइए सर मिलान करने का प्रयास करते हैं। देखिए बाबू, प्रारंभिक तुर्क वंश जो था इसको संस्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद हुआ। प्रारंभिक तुर्क वंश की संस्थापना कौन किए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, खिलजी वंश जो था इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन, है ना, जलालुद्दीन। ठीक है, इस प्रकार मिलान कर लेंगे। उसके बाद जो तुगलक वंश है इसकी संस्थापना किए थे बाबू कौन? इसके संस्थापना किए थे गयासुद्दीन। कौन किए थे? गयासुद्दीन। अच्छा, सैयद वंश की संस्थापना कौन किए थे? सैयद वंश किए थे आपका खिजर खां। लोदी वंश का बहलोल। ठीक है, बहलोल। तो प्यारे बच्चों ये सब आपको जो है सुबह में उठिएगा कॉपी में तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद इसको पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़िएगा तो खुद ही याद हो जाएगा। डेली आपको क्या करना है? पढ़ना, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर कहता है आइए समझिए, इसको आपको समझना है। कहता है दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अक्तादरी व्यवस्था पर प्रकाश डाले। लिखेंगे दिल्ली के तुर्क शासकों ने अपने अमीरों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में नियुक्त किया था। ये इलाका अक्ता कहलाते हैं। इनका दायित्व अपने अक्ता में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखना, आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान को सैनिक मदद देना तथा भूमि कर की वसूली करना था। ठीक है, समझे आप लोग। इस प्रकार आप लोग नोट कर लेंगे आंसर को। ओके, आइए आगे देखिए, सल्तनत काल में लगान व्यवस्था का वर्णन करें और यह बतावे कि किसानों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। लिखेंगे सल्तनत काल में धनी किसान का वर्ग राज्य की ओर से किसानों से भूमि कर वसूल करते थे। इस सेवा के बदले में उन्हें कर का एक हिस्सा मिलता था। ये अपनी भूमि पर लगने वाले कर का बोझ गरीब किसानों
पर डाल देते थे। समझे आप लोग, क्या करते थे, गरीब किसान पर डाल देते थे। ठीक है, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है ना, इतना ही आप लोग समझ के लिख दीजिएगा तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। आपका नंबर जितना होता है उतना नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ही होता है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, आगे देखिए, कहता है आपका दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची बनाए और उनके कार्यों का उल्लेख करें। लिखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों की प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारियों की सूची एवं उनके कार्य निम्नांकित है। जैसे अधिकारी का नाम ले सूबेदार, और इनके कार्य की बात करें तो सूबे का मुख्य अधिकारी। ठीक है, आगे देखिएगा, सेनापति, ये क्या किए थे, सेना पर नियंत्रण इनका रखना इनका काम था। सेनापति का क्या काम होता है, सेना पर नियंत्रण रखना। वजीर, इनका काम था, वित्त विभाग का प्रधान थे। ये कौन थे, वित्त विभाग के प्रधान थे। आरिजे ममालिक है ना, ममालिक है ना, तो इनका काम था, सुल्तान की सेना का प्रधान कौन थे, आरिजे ममालिक। अधिकारी का नाम दिया और ये जो कार्य कर रहे थे उनका इधर कार्य दिया गया है। वकील ए दर की बात करें तो राज्य परिवार की देखभाल करना। काजी की बात करें तो न्याय करना। दीवान ए इंसा की बात करें तो राजकीय फरमान जारी करना। बरीद ए मुमालिक की बात करें तो गुप्त सूचना एकत्र करना। मुक्ति की बात करें तो आख्ता में शांति व्यवस्था बनाए रखना। आमिल की बात करें तो वसूले गए राजस्व का हिसाब रखना। जो भी वसूला गया राजस्व है उसका क्या करेगा, हिसाब करेगा। ठीक है, टैक्स कलेक्ट जो होगा उसका क्या करेगा, हिसाब रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसलों में बांटकर समझाए। लिखेंगे, सल्तनत काल में उपजाए जाने वाले अनाजों को खरीफ एवं रबी फसल निम्नांकित थे। जैसे में यदि खरीफ की बात करें तो धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तिल हो गया, कपास हो गया। रबी की बात करें तो गेहूँ, जौ, उड़द, मूंग, मसूर। ये प्रकार आप लोग क्या करेंगे, सूची बना लेंगे। खरीफ फसल कब उपजाया जाता है बाबू, आप बोलेंगे सर ये जो होता है हम लोग कब लगाते हैं, तो जून जुलाई के महीने में लगाते हैं हम लोग, मतलब मानिए ना अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी कटाई की जाती है। रबी फसल जो होता है नवंबर के महीने में बुआई की जाती है और आपका मार्च अप्रैल आते आते इसकी कटाई कर ली जाती है। आप लोग गेहूँ वगैरह जानते हैं ना, अरे गेहूँ अभी क्या होगा, आपके खेत में लगाया हुआ होगा। और धान देखेंगे, धान का लोग कुछ दिन पहले क्या किए थे, कटाई किए थे। ठीक है ना, तो आप लोग जान पा रहे हैं क्योंकि आप लोग बिहार से, और बिहार के अधिकतर लोग कृषि पे, आप लोग भी किसान परिवार से ही होंगे। आपके पिताजी भी किसान खेती करते होंगे, किन्हीं दादाजी खेती करते होंगे। मतलब अधिकतर बच्चा क्या होता है भाई, गरीब फैमिली के होते हैं। ठीक है ना, जो भी हमसे पढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे तभी तो ये क्लास कर रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, हमको पता है। आप कहता है आपको आइए विचार करें, विचार करना है हम लोग को। अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण पर प्रकाश डालते हुए विचार करें कि क्या वर्तमान समय में सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वस्तुओं की बिक्री कोई योजना कार्य कर रही है। तो लिखेंगे, वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने में अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य अपनी प्रजा की सभी वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना था। सुल्तान ने खाद्यान्नों से लेकर वस्त्रों, दासों, मवेशियों आदि को निर्धारित कर दिया। वर्तमान समय की सरकारें अनाज की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित कर देती है। दुकानों पर अधिकांश सामानों पर मूल्य अंकित रहते हैं। समझे आप लोग, समझे तो एक बार दिल बनाकर भेजिए तो प्यारे बच्चों, भेजिए जल्दी से। चलिए आगे कहता है, सल्तनत कालीन किसानों एवं आज के किसानों में आप क्या समानता और असमानता देखते हैं। लिखेंगे, सल्तनत कालीन किसानों को मजबूर किया जाता था कि वे अपना अनाज सरकारी दर पर व्यापारियों के हाथ बेचें, लेकिन मूल्य के निश्चित होने के बावजूद आज के किसानों अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सल्तनत काल में क्या होता था कि सरकारी गोदाम में अनाज रखे जाते थे, आज भी रखे जाते थे, लेकिन सल्तनत काल किसान केवल हल कुदाल से खेती करते थे, लेकिन आज के किसान यांत्रिक कृषि भी करने लगे हैं। तो बच्चों आप लोग समझे तो एक बार जल्दी से यस सर जरूर लिखिए। प्यारे बच्चों समझेंगे, चलिए समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं सर। आगे अब हम लोग देखते हैं। अब आप लोग आगे देखिएगा, कहता है आइए करके देखें। अब हम लोग को करना है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को रेखांकित करते हुए उसकी असफलताओं के कारण को ढूंढे। जैसे ये योजना का नाम है और इसका कारण है और ये असफलता का कारण है। ठीक है ना, चलिए जैसे राजधानी परिवर्तन, इसका कारण क्या था कि दिल्ली वासियों के प्रति अविश्वास। ठीक है, इसका असफलता का कारण परेशानी देख विचार का बदल जाना। ठीक है, खुरासन विजय पर बात करें तो इसका कारण था राज्य विस्तार, खुरासन और मित्र से दोस्ती। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इसकी बात करें तो सोने चांदी की कमी, नकली सिक्कों का बनना। दुआब में कर की वृद्धि की बात करें तो उपज का आधा कर वृद्धि, किसानों का परेशान करना। ठीक है, कृषि सुधार की बात करें तो
तो इसका आप लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों उपज वृद्धि के लिए। उसके बाद अगर हम इसका कारण की बात करें तो भ्रष्टाचार का फैलाना। तो इस प्रकार आप लोग का इस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। एक एक एज से लेकर मैंने आपका जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन को मैंने बताया। हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको समझ में भी आया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 को भी जल्द ही देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग तैयार रहिएगा, हमारा क्लास डेली शाम के 6 बजे आप लोग को मिल जाता है।